Okay. So let me begin. Okay. And if you remember, we showed yesterday that so already that we saw yesterday that every group G is a homomorphic image of a free group. ये दिखा था कल, ठीक है. एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए फ्री ग्रुप. इसका आउटलाइन आपको याद दिला दें, प्रूफ नहीं बताएंगे. हाउ डिड वी प्रूव इट? लेट S be a generating set of G. हमने क्या किया था कि हमने फिर ये फ्री ग्रुप ले लिया था, ये इसका सबसेट है, और फिर चूंकि फ्री ग्रुप है तो फिर हमने यहाँ पर ये G लिया और यहाँ भी S इसके अंदर कंटेन्ड है. तो हमको यहाँ से यहाँ तक एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म मिल गई थी F स्टार, जिसको कि मैंने दिखाया था कि ऑन टू भी है. सो देन G turned out to be the homomorphic image of F star, where F star is as indicated in the diagram on the left. ये ठीक है. ये कल हम लोगों ने प्रूफ दिखाया था कि आप G को दिखाना है as homomorphic image of a free group. So I'll take any generating set of S. There are plenty. कुछ ना G ले लीजिएगा, उससे फ्री ग्रुप जनरेट करा दीजिए. फ्री ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी कोई ग्रुप दिया हो, यहाँ पर H हमने H की जगह G ले लिया है, तो जब भी कोई मैप यहाँ से यहाँ तक दिया हो तो मैप ले लेंगे, इंक्लूजन मैप, क्योंकि G का सबसेट है, जनरेटिंग सेट इसका सबसेट हुआ. तो यहाँ से यहाँ तक एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, जिसका नाम दे दिया मान लीजिए हम लोगों ने F स्टार, FS to G. और फिर दिखा दिया था कि F स्टार जो था ये एक ऑन टू मैप था, तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा. सो देयरफॉर F स्टार के अंडर में अगर FS की इमेज लीजिएगा तो G आएगा. सो G हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फ्री ग्रुप, नेमली FS. ये इसका प्रूफ था. So from here we shall make the following observation. तो ये अगर आपका देखिए, ये अगर आपका ओके रिमार्क, from the above proof, या डायग्राम बोल दीजिए,
तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि आपके पास, याद कीजिए आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप की क्या कहती है, अगर G से G डैश कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, then G by kernel of F is isomorphic to the image of F. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है, तो Fs by kernel of F star should be isomorphic to the image of this F star. लेकिन चूंकि F star onto में F है, इसकी इमेज क्या हो जाएगी, G हो जाएगी. So I can write from the above proof, you also get that Fs by this is homomorphic to this thing using the group isomorphism theorem. या हम क्या करेंगे, के बजाय ये लिखने के हम एक छोटा सा नाम ले लेंगे इसका, जहां पर कि हमने n को इस्तेमाल किया है इसको डिनोट करने के लिए, राइट. और एक चीज नोट कीजिए, आपने नोट किया होगा बीएससी में कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप है. ठीक है. तो अगर हमें कोई ग्रुप दिया हुआ है, G दिया हुआ है, और उसको कोई हमको मान लीजिए जेनेटिक सेट S मालूम है, देन G टर्न्स आउट टू बी आइसोमॉर्फिक टू Fs by कर्नल ऑफ F स्टार, ये Fs by n वेयर n स्टैंड फॉर दिस थिंग. तो ग्रुप थ्योरी वाले जो हैं उनके लिए इक्वल होना इज सेम थिंग एज बीइंग होमोमॉर्फिक. अगर दो ग्रुप होमोमॉर्फिक हैं, सॉरी आइसोमॉर्फिक हैं, अगर दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं तो ग्रुप थ्योरी वाले के लोगों के लिए उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक रिजल्ट प्रूव किया होगा बीएससी में कि एवरी इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z. कोई भी इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, तो वो जो है Z का आइसोमॉर्फिक है. तो ग्रुप थ्योरी वाले जब भी उनको किसी भी इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप से काम करना होता है तो वो Z ले लेते हैं, बिकॉज दिस Z इज गोइंग टू बी आइसोमॉर्फिक टू एवरी साइक्लिक ग्रुप, राइट. तो ग्रुप थ्योरिस्ट के लिए एक ही साइक्लिक ग्रुप है इनफिनिट जो कि आपका Z है, राइट. क्योंकि उनके लिए जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स उनके बीच में कोई अंतर नहीं है. तो उस सेंस में ये G इज वर्चुअली लाइक दिस Fs by n. तो यहां से अब हम पूरा बोल्ड कर देते हैं, तो यहां से ये जो चीज है, इस पे आप गौर कीजिए. ये जो चीज है इस पे गौर कीजिए. यहां से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन मिलता है, और वो ये है कि to know G, it is enough to know the left hand side of 1. अगर आप इसको बोल देते हैं 1 बोल देते हैं, इसको 1 बोल दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में, अलजेब्रा में आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, आइसोमॉर्फिक रिंग्स, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस में कोई अंतर नहीं माना जाता. तो यानी कि G को जानने का मतलब इसको आप जान जाते काम चल जाएगा. दैट मीन्स
In other words, that is, if we know this S, we know S and N, then we can डिटर्मिन G. इस पर गौर कीजिए, अगर आपको S मालूम है और N मालूम है, अगर आपको N मालूम है तो आप G को निकाल सकते हैं, राइट? तो किसी ग्रुप को जानने के लिए अगर आपके पास ये S है और ये N है, then you can find out this G. N क्या है? यहां पर एक और चीज नोट कीजिए कि since N is also a group, so N is also known if we know some जनरेटिंग सेट ऑफ, किसी भी ग्रुप को उसके जनरेटिंग सेट से आप निकाल सकते हैं, राइट? सो टू नो जी इट इज इनफ टू नो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन, दैट इज एस और एन मालूम चल जाए। क्योंकि एन भी ग्रुप है तो इसको भी जानने के लिए अगर आप जनरेटिंग सेट उससे भी आप काम चला लीजिएगा, राइट? तो ये चीज निकल गया है कि इस जी को बारे में अगर आपको जानना है तो आपको एस मालूम हो और एन मालूम हो, लेकिन एन है क्या? देखिए एन क्या है, व्हाट इज एन? व्हाट इज एन आफ्टर ऑल? है क्या एन? एन जो है, कर्नल एफ किसका सब ग्रुप है? कर्नल एफ इसका सब ग्रुप है। तो एन जो है वो एफएस का सबसेट है, एफएस का सबसेट है। एफएस के एलिमेंट्स क्या है? रिड्यूस वर्ड्स। तो एन के एलिमेंट भी रिड्यूस वर्ड्स होंगे। और चूंकि अगर इसका कोई जनरेटर आपको मालूम है, इसका कुछ नाम देते हैं जनरेटिंग सेट, इसका कुछ नाम देते हैं, अगर हम लिख पाए तो से वाई, इसका नाम दे दीजिए, ठीक है? फिर से रिपीट करना है। तो एस मालूम हो और एन मालूम हो। एन क्या है? इसका सबसेट है। इसके एलिमेंट्स क्या है? रिड्यूस वर्ड्स है। तो एन मालूम होने का मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेंगे।
हेलो, वेरी सॉरी, माफ कीजिएगा, घर में लेने का क्लास यही डिसएडवांटेज है, वो बिजली का मीटर नोट करने वाला आ गया था तो खोलना पड़ा दरवाजा। ओके, तो हम लोग सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? यस सर। तो चूंकि थोड़ा रिदम बिगड़ गया, तो हमने बताया कि जी को जानने के लिए एस मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना चाहिए, और एन को जानने के लिए इसके जेनेटिक सेट से भी काम चल जाएगा, जैसे कि वाई। फिर हमने कहा एन है क्या, एन इसका सबसेट है, इसके एलिमेंट्स क्या है, रिड्यूस वर्ड्स ऑन एस है, याद होगा आपको, इसके एलिमेंट्स क्या, रिड्यूस वर्ड्स। तो एन के एलिमेंट्स या जेनेटिक सेट वाई के एलिमेंट क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी रिड्यूस वर्ड्स। तो अगर आपको एन जानना है या उसका जेनेटिक सेट वाई जानना है, तो हमको ध्यान देना होगा कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो जो है एक्चुअली दे आर जस्ट इनकी शक्ल कैसी होगी, एलिमेंट्स ऑफ n, hence of y are reduced words on S. Of the form क्या होता था, कैसी शक्ल होती थी, S1 to the power SK to the power RK, ये होते थे। इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए W है, ऐसे होंगे। तो ये जो है n के एलिमेंट्स की शक्ल ऐसी होगी। अब हम जब n को ट्रीट कर रहे हैं सबसेट ऑफ fs, तो ये वर्ड्स हैं, तो फिर से कल वाली बात दोहरा देते हैं। यहां पर जो बीच में जो भी ऑपरेशन क्या है, कंकैटिनेशन एंड जक्सटापोजिशन। S1 to the power R1 क्या है, S1 के बाद S1 के बाद S1 के बाद S1 के बाद S1 R1 टाइम्स, तो सब जक्सटापोजिशन है, कहीं ग्रुप ऑपरेशन नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स होंगे, आपको मालूम है कि ये जो मैप था, ये क्या था, जो एफ स्टार है और ये कर्नल है। तो कर्नल का मतलब क्या होता है, कर्नल जो होता है इसमें उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिनकी इमेज अंडर एफ स्टार इज इक्वल टू जी। फिर से रिपीट कर दें, कर्नल की परिभाषा क्या होती है, कर्नल एफ स्टार क्या हो जाता है, कर्नल एफ स्टार जो है एफ एस के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जिनकी इमेज अंडर एफ स्टार जी के एंटी एलिमेंट के बराबर है। ध्यान रखिएगा, तो एन क्या है, कर्नल का दूसरा नाम था, यानी कि एन के एलिमेंट्स का जब आप इमेज लीजिएगा अंडर एफ स्टार, तो इमेज जी पर आकर के क्या हो जाएगी, जी का एंटी एलिमेंट। सो आई कैन राइट ऑल्सो एफ स्टार ऑफ W शुड बी इक्वल टू E। ये क्या है, ये हमारा जो है आइडेंटिटी ऑफ जी है। मान लीजिए इसकी जगह हम कुछ और लिख देते हैं। अगर आपको हम इसकी जगह हमने पहले क्या लिखा था, शायद 1 लिखा था, 1 ही लिख देते हैं। चलिए, तो 1 नंबर नहीं है, ये 1 केवल नोटेशन है एंटी एलिमेंट के लिए। तो ये हमारा एंटी एलिमेंट हो गया। हमको मालूम है कि कर्नल, अगर ये कर्नल या एन में बिलोंग कर रहा है तो इसकी इमेज 1 होनी चाहिए, लेकिन ये है क्या, ये हो जाएगा एफ स्टार ऑफ S1 to the power R1, S2 to the power R2, Sk to the power Rk, ये हो जाएगा। और चूंकि एफ स्टार होमोमॉर्फिज्म है, आई कैन रीराइट दिस थिंग एज एफ स्टार S1 to the power R1, एफ स्टार S2 to the power R2 ... F star Sk to the power Rk. I can write like this thing. Once again, this is S1 R1 times. तो ये होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, F star S1
F स्टार S1 R1 टाइम्स, लेकिन अब जो F स्टार S1 आ रहा है, जब इसकी इमेज आ रही है, जब यहां पहुंच जाएंगे तो G का एलिमेंट हो जाएगा, G का एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका F स्टार S1 टू द पावर R1। ये क्या हो जाएगा आपका? F स्टार S2 टू द पावर R2। और ये क्या हो जाएगा आपका? F स्टार SK टू द पावर R। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है, फिर से रिपीट करना है कि जब आप यहां की दुनिया से यहां पहुंच गए F स्टार के माध्यम से, तो आप G के अंदर आ गए। जब G के अंदर आ गए तो इसका मतलब बदल गया। अब इसका मतलब क्या है? F स्टार S1 इंटू F स्टार S1। जब इंटू बोलना है तो इंटू का मतलब है G का ऑपरेशन। यहां पर क्या था? यहां पर ऑपरेशन कौन था? FS का ऑपरेशन था, जक्सटापोजिशन था। लेकिन जब यहां पहुंच गए तो यहां पर F स्टार S1 टू द पावर R1 का बदल गया। क्या हो जाएगा? F स्टार S1 G का ऑपरेशन, फिर F स्टार S1, फिर G का ऑपरेशन, F स्टार S1 R1 बार ऑपरेशन जो भी हो, कुछ तो मालूम नहीं है, एडिशन भी हो सकता है, प्लस भी, कुछ भी हो सकता है। सो इसका मतलब बदल गया। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो हमको मैप मिलता था, ये क्या करता था? अगर इस मैप का नाम हम F दे देते, ये मैप कैसा होता था? ये मैप ऐसा होता था कि F स्टार ऑफ S इज इक्वल टू FS। आप नोट कर लीजिएगा, यही था। लेकिन चूंकि इंक्लूजन मैप है, इंक्लूजन मैप क्या करता है? किसी भी एलिमेंट को बिना छेड़छाड़ के S पे भेज देता है, क्योंकि S इस पे इंक्लूडेड है। तो FS बराबर, इस केस में FS किसके बराबर है? इस केस में ये बराबर है S के, क्योंकि F की डेफिनेशन क्या है? S गोज टू S, कोई चेंज नहीं। तो F स्टार बराबर S के है, यहां पर आ जाइए, तो F स्टार S1 बराबर हो जाएगा S1 टू द पावर R1, S2 टू द पावर R2, SK टू द पावर RK। तो क्या चीज अब यहां पर फिर हम रिपीट कर रहे हैं। ये देखने में एक जैसा जरूर है, लेकिन जब इसको ट्रीट कर रहे हैं एज एन एलिमेंट ऑफ FS, इसका कुछ और है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कुछ और है, FS का ग्रुप ऑपरेशन है। और यहाँ पर क्या है? अब ये एलिमेंट किसका है? G का एलिमेंट है, G का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो है ग्रुप के ऑपरेशन इन्वॉल्व है। तो 20 का आप भूल जाइए। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर n का कोई भी एलिमेंट ले लें जिसकी शक्ल मान लीजिए ऐसी है, जो कि रिड्यूस वर्ड है, तो उस वर्ड के लिए ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट G के अंदर है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। लेट मी राइट, that is 1 is equal to S1 to the power R1, S2 to the power R2, SK to the power RK, and this is happening where? This is happening in G। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये G के अंदर हो रहा है, तो ये जो है ये चीज आपको मिल रही है। ये क्या कर रही है कि अगर कोई भी n का एलिमेंट होगा या y का एलिमेंट होगा, अगर y उसका जेनेटिंग सेट है, तो उसके किसी भी एलिमेंट जिसकी शक्ल मान लीजिए ऐसी है, उसके लिए दिस रिलेशन शुड होल्ड, राइट। तो अगर हम बोल देते हैं हेंस for every S1 to the power R1, S2 to the power R2, SK to the power RK belonging to N, इसको बोलेंगे रिलेशन, the relation S1 to the power R1, S2 to the power R2, SK to the power RK is equal to 1 holds in G। ये इंपॉर्टेंट है, ये G के अंदर हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इस शक्ल का जो इक्वेशन मिल रही है उसको बोलेंगे दिस रिलेशन। आई विल कॉल इट एज रिलेशन, दैट इज व्हाई हमने इसको जानबूझ के पहले इसका नाम दे दिया रिलेशन, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। हाँ बोलिए।
सर आपने ये जो S1 पावर R1 ये पूरा लिखा हुआ है, इसको हम सर W इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपने ऊपर शो किया है कि W इक्वल टू इतना है। नहीं लिखेंगे, हमने जानबूझ कर W इसलिए लिखा कि W इसे लेट अस से कि W से ये इंडिकेशन लगे ये वर्ड है। अगर ये वर्ड है कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S या S इनवर्स, तो वर्ड की शक्ल ऐसी है, मान लीजिए ये रिड्यूस वर्ड है, मान लीजिए ये अगर आपका रिड्यूस वर्ड है, ये अगर आपका रिड्यूस वर्ड है, जस्ट अ मोमेंट, लाइक हियर somebody wants to come admit, तो ये जो है, ये हमने जानबूझ कर W लिखा है कि ये वाला जो है ये FS का एलिमेंट है। देखिए FS और G अलग अलग चीजें हैं, उनमें कोई नहीं, ये केवल आइसोमॉर्फिक है, खूब इक्वल नहीं है। तो ये जो एलिमेंट है, हमने कल भी इस बात को दोहराया था कि हम ये लिख जरूर रहे हैं। सर ये नहीं बोल रहे हम। हाँ, आपने ऊपर लिखा है ना फॉर्म W इक्वल टू S1 टू द पावर R1 S टू द पावर R2 डॉट डॉट, तो आपने जो लास्ट लाइन लिखी हुई है उसको सर मैं बोल रही हूँ कि वहां पे W आपने लिखा, उसी का जवाब दे रहे हैं, which is not the same thing as writing W is equal to 1, क्योंकि W जो है, ये जो नोटेशन है ये FS के अंदर है, तो FS के अंदर जो है, FS यहाँ पे जो भी ऑपरेशन इन्वॉल्व है वो सब ग्रुप के ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन इन्वॉल्व है वो FS के ऑपरेशन इन्वॉल्व है। तो FS के ऑपरेशन और G के ऑपरेशन में अलग हो सकते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जरूर है कि देखने में एक जैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कंटेक्स्ट शुड मेक इट क्लियर कि यहाँ पे इसका अर्थ कुछ है, यहाँ पे इसका अर्थ कुछ है। जैसे अगर आप लिखते हैं एंटी एलिमेंट E लिखेंगे, लेकिन Z प्लस में ये 0 हो जाएगा, नॉन जीरो रियल्स में ये 1 हो जाएगा, वही E रहेगा, लेकिन उसके कंटेक्स्ट के हिसाब से नाम बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। तो ये जो है यही चीज है, W भूल जाए एक मिनट के लिए, तो यहां पर ये वर्ड ऑन S है, लेकिन यहां पर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G, राइट। तो यहां पर हम जोर देके कहेंगे इसको हम W इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, राइट। W इक्वल टू 1 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 जो है, अगर W इक्वल टू 1 लिखते 1 जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है। इसके एंटी एलिमेंट क्या है? इसके एंटी एलिमेंट तो ये था, आपको याद है, ये इसका एंटी एलिमेंट था। तो नहीं, वो नहीं लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये जो चीज है, ये चीज G के अंदर हो रही है, और ये जो चीज थी ये FS के अंदर हो रही है। दोनों का एक अलग अलग ऑपरेशन है, इसका अर्थ कुछ है, इसका अर्थ कुछ है। ये ठीक है, देखने में एक जैसे हैं, राइट। हम इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर S की जगह पर कुछ T ले लेते, T इज इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विद S, फिर यहाँ T से FT जनरेट कराते, फिर यहाँ से T से ऐसे मैप लेते। पहले किया भी है, एक जगह किया भी है, लेकिन उससे हमको लगा कि अब तक हम ये लोग 2-3 बार कर चुके हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चीज हो रही है FS के अंदर, ये चीज हो रही है G के अंदर, राइट। तो नहीं सर, वो आइडेंटिटी ऑफ G जो आपने किया है वहाँ पे जो 1 लिया आपने, तो वहाँ पे स्मॉल e भी तो आइडेंटिटी ऑफ G ले सकते, कुछ भी लीजिए, और इसीलिए बताया ना कि वेयर 1 डिनोट्स द एंटी ऑफ G, आप ये लिख दीजिए, ये लिख देंगे, आप कुछ और लिख दीजिए उसकी जगह, वो भी चल जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। रोटेशन जो है, रोटेशन तो डमी है, वो आपकी पसंद के वर्ड में, आपको 1 अच्छा लगता है 1 लिखिए, E अच्छा लगता है E लिखिए, कुछ और अच्छा लगता है कुछ और लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर किताबों में ये 1 लिखा दिखाई पड़ता है, बट कोई जस्टिफिकेशन नहीं, एक्सेप्ट दैट मोस्ट पीपल यूज इट, इसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, राइट। तो अब हम फिर से सब चीज समराइज करते हैं। हमने शुरुआत किया था इस रिमार्क से, इस ऑब्जर्वेशन से कि G को जानने के लिए G का एक जनरेटिंग सेट, ठीक है, और ये वाला n मालूम होना चाहिए। लेकिन ये n क्या था, ये n जो था ये केवल वर्ड्स का एक सेट था। तो जो भी n के एलिमेंट्स होंगे, जैसा वर्ड होगा, उनको G के अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब दे विल हैव टू सेटिस्फाई दिस रिलेशन, राइट। तो इसको आप जरा वो लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, आई विल पास ऑन टू द नेक्स्ट पेज। बोलिए, ले। यस सर, यस सर। सो अब हम
इन सब चीजों का सारांश ये लिखते हैं कि हमने एक इस नतीजे पे पहुंचे हैं to know a group G, we need to know a set S of its generators, and that N is a collection of elements which are words. जो भी वर्ड होंगे उनको रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो हम फाइनल चीज लिखेंगे एंड a suitable set of relations, in G of the form S1 to the power R1, S2 to the power R2. किसी रिलेशन का शक्ल ऐसी होगी where 1 is the anti element of this thing. ठीक है, तो किसी जी को जानने के लिए अगर हमको उसका एक सुटेबल जनरेटर मिल जाए, जहां तक हो सके छोटा छोटा सेट मिले, और उसके साथ साथ कौन कौन से रिलेशन सेटिस्फाइड हैं वो सब मिल जाएंगे, वो n के एलिमेंट्स होंगे, अगर ये मिल जाएगा तो हमको जी मालूम चल जाएगा. ठीक है, इसी चीज को और हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए उल्टा क्या होगा. उल्टा सवाल ये उठा, क्वेश्चन, राइट, given any set x, तो x बनी वन मान लीजिए s की जगह पे लिख रहे हैं, and a set y of reduced words on x. याद कीजिए s की जगह पर हम लिख रहे हैं x और n के एलिमेंट्स क्या थे, रिड्यूस वर्ड्स ऑन s. तो हमने n की जगह पर y कर लिया या y का कोई जनरेटर इस्तेमाल कर लिया, राइट. तो सवाल यह है, गिवन दिस थिंग, कैन वी हैव a group G such that G is equal to X, क्योंकि हमने S की जगह S लिखा, G इसको X को जनरेट कर रहा है, and all the relations W is equal to 1 where W belongs to Y. एक वर्ड हो गया, अब बल्कि ये भी लिख दे, and 1 is the, जिससे कंफ्यूजन हो, आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे यहां पर, करेक्ट. 1 is the तो identity of G, such that G is equal to X and the relations, इसको रिलेशन हम बोल रहे हैं, this are valid मतलब that means
if W is equal to x1 to the power n1, x2 to the power n2, xk to the power nk, तो वैलिड का मतलब क्या हो जाएगा कि x1 to the power n1, x2 to the power n2, xk to the power nk वाकई में 1 के बराबर है। ये सवाल है कि गिवन एनी सेट x, उल्टा देख लिया, अगर g दिया हुआ है तो g को जानने के लिए हमको एक सेट ऑफ जनरेटर से काम चल जाएगा और एक सुटेबल सेट ऑफ रिलेशन से काम चल जाएगा जो कि n का काम करेगा। उल्टा अब कोई g नहीं दिया हुआ है, कोई भी सेट x दिया हुआ है, कोई भी सेट y ऑफ रिड्यूस वर्ड्स ऑन x दिया है, क्या हम एक ग्रुप पा सकते हैं such that that group is generated by x and all the relations, इसका मतलब ये है where w belongs to y they are valid. Valid means w is equal to 1. That means if this, I'm sorry, if this लिखना भूल गए, if this belongs to y then this thing is equal to 1. ये चीज चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा और हम कहेंगे कि इसका आंसर जो है यस विथ सम सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि यस but with the possibility that in the end some elements of X may turn out to be identical। ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेट मी एक्सप्लेन इसका मतलब क्या हुआ। राइट, इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए कि हम तो कह रहे हैं कि इसका जवाब यस है, यानी कोई भी एक्स दिया हो और कोई भी वाई दिया हो तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको एक्स ये दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स ये है, ये है मान, और भी कुछ ले लीजिए, मान लीजिए ये है, और भी कुछ ले लीजिए, मतलब नहीं है। और रिलेशंस में लेट एक्स बी दिस एंड ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 बी ए रिलेशन। तो क्या हुआ, हमने W की जगह क्या ले लिया है, W की जगह हमने ले लिया है ए बी इनवर्स। लेकिन यहां जो हम ए बी इनवर्स लिख रहे हैं ये दिस इज द वर्ड ऑन एक्स, ए और बी इनवर्स हमने वर्ड बना दिया। तो अगर ये y में है, अगर ये y में इस y में है, अगर ये इस y में है, अगर इस y में है तो ये निकल के आना चाहिए कि दिस थिंग इज इक्वल टू 1। तो ए बी इनवर्स अगर 1 हो गया तो अगर x ये है एट दिस रिलेशन देन ऑब्वियसली अगर आप ग्रुप के अंदर पहुंच गए, ये चीज ग्रुप के अंदर हो रही है तो दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कितना मिल जाएगा आपको, a बराबर b के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कि आपने शुरुआत किससे की, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट्स बराबर भी हो सकते हैं, वो इस पर निर्भर करेगा कि आपने रिलेशंस क्या लिए हैं। अगर आपने उदाहरण के तौर पर रिलेशन ले लिया b इनवर्स इक्वल टू 1, ये ग्रुप के अंदर हो रहा है तो हम इससे निष्कर्ष निकाल लेंगे a इज इक्वल टू b। इसका मतलब कि ये दोनों एलिमेंट बराबर थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि आपको ओरिजिनल x जो था b वाला x वो छोटा हो जाएगा, a और b की जगह पे आप एक ही एलिमेंट लिखिए, चाहे a लिखिए चाहे b लिखिए, दोनों नहीं लिखिएगा बिकॉज दोनों बराबर निकल के आएंगे। तो इसका आंसर यस है। थोड़ा सा प्रिकॉशन देना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि एंड में जब आप पूरी इसकी एनालिसिस करेंगे हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन विच रिलेशंस आर गिवन कुछ एलिमेंट्स x के एक दूसरे के बराबर भी निकल सकते हैं। उस केस में x का साइज कम हो जाएगा। राइट, आंसर इसका यस है। तो यस क्यों है, हियर इज अ रीजन। राइट, तो हियर इज ए
reason for the answer? Yes. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको आइडिया पहले मालूम है, हम क्या करेंगे पहले, आपको याद है हमने fs लिया था, तो यहां ले लेंगे fx ले लेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास एक n था, और उस n का जेनेटिक सेट y था। तो अगर y जेनेटिक सेट है n का, तो आपको मालूम है कि n, if n is generated by y, then n is the smallest subgroup of y. Sorry, n is the smallest subgroup. I'm sorry, क्या बोल रहे हैं? If n is generated by y, then n is the smallest subgroup of n containing y. ये मतलब हुआ। तो वो जो n जो है fx का नॉर्मल सबग्रुप भी है, तो वैसे लिखेंगे consider fx and then जो y जो n का सबसेट था उस वाली पिक्चर में, तो इसके एलिमेंट्स क्या थे, रिड्यूस वर्ड्स थे। हमको मालूम है कि y जो है ये इसका सबसेट है। So now I take let n be the normal subgroup of group fx generated by y। यहां पर थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने तो मालूम था कि अगर कोई भी ग्रुप दिया हो, कोई भी सेट दिया हो, then we talk about this thing which is the smallest subgroup of G containing S subgroup। लेकिन नॉर्मल सबग्रुप की बात नहीं करते थे, हमने एक नई चीज इस्तेमाल कर ली है, let n be the normal subgroup of fx generated by y। ये क्या होता था, ये कैसे निकालते थे, दिस वाज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सबग्रुप्स ऑफ G containing S। यह नॉर्मल सबग्रुप का मतलब है, which is that is the intersection of, यहां पे क्या था, ये क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ G कंटेनिंग S। यहां ये इंटरसेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल सब ग्रुप्स, सारे सब ग्रुप्स के बजाय सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ fx containing y। ये ले subgroup of fx generated by y का अर्थ क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ fx containing y। ठीक है, और आपके लिए एक्सरसाइज है कि सॉरी एक्सरसाइज क्या है आपके लिए, ये है कि ये जो मैंने लिखा है इस पर तो कोई शक नहीं कि सबग्रुप का इंटरसेक्शन सबग्रुप ही आएगा। हम नॉर्मल सबग्रुप ले रहे हैं, तो वेरीफाई दैट यहां लिख नहीं सकते शायद, दैट ठीक लिखने नहीं देगा। वेरीफाई दैट this intersection
is a normal subgroup. तो हमने लिख तो दिया है कि टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ एफ विच कंटेन वाई. सबग्रुप तो मिल जाएगा, ये नॉर्मल भी होगा, ये हम यहाँ बता नहीं रहे हैं लेकिन आपको छोड़ देते हैं, बिल्कुल आसान है दिखाना. वेरीफाई दैट ये इंटरसेक्शन निकल के आगे वाकई में सबग्रुप होने के साथ साथ नॉर्मल भी है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एन जो है नॉर्मल सबग्रुप है. राइट. So you take this thing, you take this thing, and then you put your G to be equal to fx by n. Again, नॉवल सब ग्रुप आ गया तो we can talk about quotient group. क्वेश्चन ग्रुप भी ग्रुप होता है, तो G को बराबर इसका रख दीजिए. ये जो G है, ये जो G निकल के, हमारा सवाल क्या था? Given a set X and a set Y of this, can we find a group such that G is equal to this thing and all the relations are valid? तो हमको G चाहिए पहले. तो फिर G हमने क्या किया? हमने X से फ्री ग्रुप जनरेट करा दिया, और फिर जो Y दिया हुआ है उसको कंटेन करने वाले एफ के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप सबका ले लीजिए इंटरसेक्शन, उसका नाम दे दिया n. और ये आपसे कहा कि आप चेक करिए नॉर्मल सब ग्रुप निकल आएगा. नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा तो वी कैन टॉक अबाउट द क्वोशिएंट ग्रुप. ये जो क्वोशिएंट ग्रुप मिलेगा इसका नाम दे दीजिए G. तो हमको दिखाना है यही G जो है दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. ये G इसके बराबर भी है एंड Y का कोई भी एलिमेंट ले लें ऑफ दिस फॉर्म, तो उसके लिए इन द ग्रुप G this thing is going to be equal to 1. राइट. ये आपको दिखाना है. सो अब यहां पे क्या कीजिए कि यहां पर थोड़ा इसका इंतजाम करना पड़ेगा. ये कभी कभी जो हो जाएगा, कभी कभी एक चीज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिलेशंस. तो इसको इंतजाम करने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हमको थोड़ा एक्स को ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको एक माइनर इसमें चेंज करना पड़ेगा. वो ऐसे है कि let q from fx to fx by n be the quotient homomorphism. आपको याद होगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, that q of w is equal to ये, राइट. किसी भी w को भेज दीजिए करस्पॉन्डिंग लेफ्ट कोसेट में. तो दिस टर्न्स आउट टू बी क्वोशिएंट, दिस टर्न्स आउट टू बी होमोमॉर्फिज्म. इसको लोग बोलते हैं क्वोशिएंट होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये आपको क्वोशिएंट ग्रुप है. वी टेक दिस वन, राइट. सो अब आप क्या कीजिए कि define a relation, define the relation on x. रिलेशन का नाम दे देते हैं, कुछ r बोल देते हैं. define the relation r on x as follows: for x and x dash belonging to x, declare that x related to x dash if q of x is equal to q of x dash. ठीक है. ये जो है दिस इज फ्री ग्रुप ऑन x. x इसका सबसेट हुआ. x क्या है, वन लेंथ वाले सारे वर्ड्स. तो x के एलिमेंट तो इसके अंदर कंटेंट है. तो हम कह रहे हैं कि दो एलिमेंट्स x और x डैश के, उनको हम कह रहे हैं रिलेटिव इच अदर, अगर उनकी इमेजेस अंडर q आर इक्वल, राइट, then and this is a very straightforward verification, this is an equivalence relation
ऑन आर, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा, देन व्हाट यू डू, replace x by r. What is the meaning of this thing? The meaning of this thing is इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपका, जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका x था, ये अगर आपका x था, r इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगी, ये इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगी मान लीजिए, राइट। तो x बाई आर क्या है, इन इक्विवेलेंस क्लासेस सेट होता है। तो हमने क्या किया कि एक एलिमेंट यहां से ले लिया, एक 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 यहां से ले लिया। तो हम क्या करेंगे कि x को रिप्लेस कर देंगे बाई ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स नहीं लेंगे क्योंकि ये सारे एलिमेंट दे आर रिलेटेड ईच अदर, सब एक दूसरे रिलेटेड है। तो एक ही इसका ले लीजिए कोई रिप्रेजेंटेटिव, एक ये ले लिया, इसका ले लिया, क्योंकि ये सब तो बराबर है, ये सब तो बराबर है, इस टाइप का है। इस केस में क्या होगा, इस वाले केस ए बी इसी पे बिलोंग करेंगे, राइट, इसी में बिलोंग करेंगे क्योंकि उनकी इमेज बराबर हो जाएगी। तो रिप्लेस का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल एक्स था उसको रिप्लेस कर दीजिए बाई दिस थिंग। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे एक्स से कम होंगे क्योंकि कई एलिमेंट्स मिल करके एक इक्विवेलेंस क्लास बन रहा है ना। तो एक्स का जो साइज है उससे अमूमन इसका साइज कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि एस को इससे रिप्लेस कर दिया है, एस को इससे रिप्लेस कर दिया है। तो रिप्लेस करने के बाद जो चीज मिलेगी वो आपका एक्स हो जाएगा, जैसे यहां पर होना था। ये ए बी बाद में हट गया था, ए बी जब एक ही एलिमेंट रह गया था, तो वैसे ही क्या होगा, जितने एलिमेंट्स रिलेटेड है एक दूसरे से अंडर दिस रिलेशन, उनकी जगह आप एक ही एलिमेंट लीजिएगा, चाहे ए लीजिए चाहे बी, जो आपको पसंद हो, लेकिन एक ही एलिमेंट लीजिए। हमने एक ही एलिमेंट यहां से लिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसिंग एक्स बाई आर, राइट। जब अपने एक्स को एक्स बाई आर से रिप्लेस कर दीजिए तो उसके बाद ये जो आपको मिलेगा, राइट, ये जो आपको मिलेगा, अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर आपके पास कोई W है, मान लीजिए कोई W है, वो बिलोंग कर रहा है Y, और मान लीजिए कि W का फुल फॉर्म है, मान लीजिए x1 to the power r1, क्लास है, ठीक है, x2 to the power r2, xk to the power rk, ये आपका है। अगर आपका ये है तो हमको दिखाना है कि ये हमारा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ऊपर चला गया, वो दिख नहीं रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था, गिवन अ सेट x and set y of this, can we have a group G such that G is equal to this thing and all the relations, W अगर Y में है तो दिखाना है, W की शक्ल ये है, दिखाना ये बराबर बन के है। इसको दिखाएंगे, चलिए इसको कल दिखाएंगे। आप ऐसा कीजिएगा कि इसको जो आपकी किताब उनमें सब चीज नहीं मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली फ्री ग्रुप अधिकतर किताबों में नहीं दिया होगा, तो आई विल सजेस्ट यू टू, एक किताब है, इसका PDF वर्जन अवेलेबल है, ये हंगरफोर्ड, इस पर देख लीजिएगा तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, फ्री ग्रुप्स ये सब कैसे मिलता है, ये सब आपके मिल जाएगा। और एक और है, टाइटल याद नहीं है, टाइटल लगभग यही होगा, वो बाय डमिट एंड, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कल करेंगे, है सो कल करेंगे, क्योंकि 11 बजे कुछ और है। डमिट एंड फुटे सर, डमिट एंड फुटे, क्या चीज? डमिट एंड फुटे बोल रहा हूँ, डमिट एंड फुटे, फुटी सर, स्पेलिंग बताओ। FOOTEE सर।
ओके, डबल ही नहीं है, शायद सिंगल ही है, देख लेना, है ना, चेक कर लेना, ठीक है। हम यहाँ बंद कर रहे हैं और अब कल अब जब भी देखेंगे मुलाकात होगी। ओके। ओके, बाय बाय।